बीजेपी की 7 नवंबर को दिल्ली में होने जा रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की थीम इस बार ट्राइबल ग्रामीण भारत होगी, जिसको लेकर प्रदेश बीजेपी में भी तैयारी की जा रही है। खास बात यह कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल प्रदेश के नेता भोपाल दफ्तर से वर्चुअली जुड़ेंगे। आखिर क्या है बीजेपी की तैयारी, जायजा लिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी ने। मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हूं, लेकिन मेरे पीछे यदि कुछ देखेंगे तो आपको लगेगा क्या ये बीजेपी का दफ्तर है या कुछ और। चलिए आपको लेकर चलता हूं। ये दरअसल है भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर ही, लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा लगता है किसी ट्राइबल आर्ट की तैयारी की जा रही है। भारतीय परंपरा, ग्रामीण क्षेत्रों की जो परंपरा है, ग्रामीण क्षेत्रों का जो रहन सहन है, वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। यानी बदल गया भारतीय जनता पार्टी का ये दफ्तर। और यहाँ देखिए पेंटिंग चल रही है। इसे मांडना कहते हैं आदिवासी परंपरा के अनुसार, या मालवा में भी इस तरह की बातें होती है, लेकिन ये दरअसल ट्राइबल आर्ट को यहाँ तैयार किया जा रहा है। अब ट्राइबल आर्ट यहाँ तैयार हो रहा तो उसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही, लेकिन इस बैठक में मध्य प्रदेश के जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें जो गृह मंत्री है, या कैलाश विजयवर्गीय, वीरेंद्र खट्टर, ये वो ऐसे यहाँ से कई लोग हैं जो उस कार्यकारिणी में जुड़े हैं, लेकिन वो यहीं से बैठेंगे। और उसकी थीम रखी गई है जनजातीय परंपरा, क्योंकि गौरव सम्मान दिवस भी मनाने जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी 15 तारीख को, जिसमें नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की थीम ग्रामीण आधारित होगी। तो देखिए आप कितना खूबसूरत इसको बनाया गया है, अलग अलग तरह से तैयार किया जा रहा है और इनसे हम समझते भी हैं। भाई साहब ये क्या बना रहे हैं आप? ये गांव वाली थीम की पेंटिंग है, मांडना वो है। अच्छा, क्यों बना रहे हैं इसको? ये इनका 7 तारीख को जो प्रोग्राम है ना, उसकी वजह से बनवा रहा हूँ। उसमें क्या क्या थीम दी गई है? हमें ये गांव वाली मांडने की थीम दी गई, गांव दर्शाना है। तो ये जो ट्राइबल आर्ट कहलाता है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? रफ़ीक खान। रफीक भाई, कब से ये सब आप बना रहे हैं? मुझे सर 15-20 साल हो गए। तो ये मिलता रहता है बीजेपी जी की तरफ से आपको? जी हाँ। अभी रायपुर में जो आदिवासी प्रोग्राम था वहाँ पर भी गया था मैं। अच्छा, तो आप देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से इसको मांडना कर रहे हैं। और ऐसे ही अंदर और एक सज्जन लगे हुए हैं। आप देखिएगा पूरा ग्रामीण, जब आप जाते हैं छोटे छोटे घर होते हैं तो उसमें इसी तरह लकड़ी के बैम्बूज लगे होते हैं, लकड़ी से बनाया जाता है और लीप पोत कर इसको तैयार किया जाता है। ये पूरा उसी तरह का ग्रामीण परिवेश आपको दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका मिलता है तो इन परंपराओं को भी दिखाने का कोशिश करते हैं। ये ट्राइबल आर्ट्स का है, उसको मांडना कहते हैं, ये बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 7 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर रही है, उसको जेपी नड्डा लेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बाकी जो मध्य प्रदेश के सदस्य हैं जो इस कार्यकारिणी से जुड़े हैं वो यहीं बैठकर वर्चुअल रूप से उससे जुड़ेंगे। लेकिन थीम होगी आदिवासी पर आधारित, जनजाति पर आधारित, ट्राइबल पर आधारित ये क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी है कि नब्ज को कैसे पकड़ना, कैसे अपना मैसेज देना। तो इस बार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यही थीम आपको नजर आने वाली है ना, भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसनी, भोपाल। और बैठक सिर्फ बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी बुलाई है। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को 3 सीटों पर मिली हार के बाद कांग्रेस अब 9 नवंबर को एक अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में तीनों सीटों पर मिली हार पर मंथन होगा। इस दौरान उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी समेत सभी जिलों के प्रभारियों को भी बुलाया गया है। बैठक में मंडलम और सेक्टर स्तर पर संगठन के गठन और सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस का कहना है कि हर सीट पर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। नहीं, ये बैठक पहले से आहूत है और इसमें पूरे मध्य प्रदेश में मंडलम सेक्टर निर्माण हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। और इसके साथ ही जो मेंबरशिप का अभियान शुरू किया कमलनाथ जी ने, उसकी क्या प्रोग्रेस है और उसमें कैसे गति लाई जाए, इस बात के लिए ये बैठक आहूत की गई। तो जो जिस कारण हार हुई उसमें भी समीक्षा ये उन जिलों में जहाँ चुनाव थे उसके बारे में बात वो कर सकते हैं वहाँ के जिला अध्यक्षों से और प्रभारियों से।
देखिए, अगर चारों सीट का विश्लेषण आप करें तो आप तो सब बुद्धिजीवी हैं, तो चारों सीट में कांग्रेस का वोट बैंक बड़ा है और जो अंतर है जीत और हार के बीच का, उस अंतर में भी काफ़ी कमी आई है। तो हम ये कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए निराशाजनक नहीं है, लेकिन 2023 की तैयारी कांग्रेस को अभी से करना चाहिए। 2023 कांग्रेस का है। देश में बीजेपी ने अपने नए पथ का ऐलान कर दिया है। भले ही ये इशारों में हो, लेकिन शिव भक्ति से बीजेपी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने जा रही है। शुक्रवार को केदारनाथ में पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। यहां से कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ और ये सब मध्य प्रदेश के 122 मंदिरों में लाइव दिखाया गया। ये नई रणनीति नहीं तो और क्या है, देखिए ये खास रिपोर्ट। शंकराचार्य के पथ पर बीजेपी, शिव भक्ति से एकता की राजनीति, नई रणनीति पर देश में बहस गरम, श्री राम के बाद बोल बम। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम से जोड़ते हैं। ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने निकले शंकराचार्य इस भाव को भांप चुके थे। वो देश की एकता में छिपी शिव भक्ति को भी जान चुके थे, इसलिए उन्होंने शिव के साथ देश को जोड़ा और अब राजनीति में यही काम बीजेपी करने निकली है। शुक्रवार को केदारनाथ में पीएम मोदी ने श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी लोकार्पण किया, जो 2013 की प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। और इसी के साथ इस मौके पर बीजेपी की नई रणनीति से देश परिचित भी हो गया। ये 4 तस्वीरें बीजेपी के नए पथ को दिखाने के लिए काफी हैं। इधर केदारनाथ में मोदी तो उधर देश भर के शिवालयों में बीजेपी के नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही दिखा। उज्जैन में सीएम शिवराज, ओंकारेश्वर में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, तो भीतरवार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उपस्थित रहे। आप देखिए, आदि शंकराचार्य जी को छोटी सी आयु थी, घर बार परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। कहां केरल का कालड़ी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े, सन्यासी बने। बहुत ही कम आयु में इस पवित्र भूमि में उनका शरीर इस धरती से विलीन हो गया। ये भारत इन महान विभूतियों की प्रेरणाओं पर चलता है। आज जो संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है, भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, हमारे संत, हमारे ऋषि महर्षि महापुरुषों ने और विशेषकर आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जो संदेश पूरे देश को उस समय दिया था, सांस्कृतिक रूप से एक करने के लिए, अद्वैत का संदेश। जहां द्वैत नहीं वहां अद्वैत है, हम सब एक ही चेतना के अंश है। उस संदेश को फिर से पूरे राष्ट्र को दिया है। दरअसल शिवराज जो कह रहे हैं वही बीजेपी की नई नीति भी है। शंकराचार्य की राह पर चलने का फैसला अचानक ही नहीं लिया गया है, बहुत दिनों से इस पर मंथन चल रहा था। याद कीजिए, 9 फरवरी 2017 को ओंकारेश्वर में लिया शिवराज का संकल्प। यहां सीएम ने 3 संकल्प लिए थे। पहला, मानधाता पर्वत पर 108 फीट की भगवान शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित करना। दूसरा संकल्प था शंकर संग्रहालय की स्थापना और तीसरा संकल्प था अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना करना। हालांकि बीजेपी की शिव भक्ति पर कांग्रेस क्या सोचती है, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, आज तो गोवर्धन पूजा का दिन है। शिव जी की पूजा करना भी अनुचित नहीं है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हर एक तिथि निर्धारित है कि कब किस की आराध्य देव की पूजा की जाती है।
शंकराचार्य जी दो पीठ के हैं, स्वरूपानंद जी, उनका हमेशा अपमान करते हैं ये लोग, इनके नेता अपमान करते हैं। भाई शंकराचार्य की जो वो आ रही है परिपाटी, उस परिपाटी के जो शंकराचार्य उनका सम्मान तो करना चाहिए। ये पैसे खर्च करके जगह जगह धार्मिक मामलों में ये केवल जनता को भ्रमित करते हैं, लेकिन जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। वैसे राजनीतिक नजरिए से बीजेपी का शंकराचार्य पथ एक मजबूत रणनीति मालूम पड़ती है, क्योंकि भक्ति के धागे में इस देश के लोगों को पिरोना आसान है। वैसे जानकारों की माने तो बीजेपी श्री राम मंदिर बन जाने के बाद राजनीति में खाली स्थान को शिव से भरने की कोशिश भी कर रही है। शिव भक्ति से बीजेपी दक्षिण में अपनी उपस्थिति भी बढ़ाना चाहती है। जो भी हो, लेकिन इन दिनों सियासत में राम की जगह शिव ज्यादा चर्चा में हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। केंद्र सरकार के दिवाली के मौके पर पेट्रोल डीजल के टैक्स में कटौती करने के बाद अब राज्य सरकारें भी वैट घटा रही हैं, जिससे तेल की आसमान छू रही कीमतों से जनता को थोड़ी राहत जरूर मिली है। हालांकि अब ये मुद्दा बीजेपी और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच टकराव का विषय भी बन गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने टैक्स घटाने से इनकार कर दिया है। हालांकि बीजेपी लगातार टैक्स में कमी की मांग कर रही है। देखिए रिपोर्ट। पेट्रोलियम की दरों में वृद्धि से शुरू सियासत दरों में कमी की राहत के बाद भी खत्म नहीं हुई। केंद्र ने पेट्रोलियम दरों में कमी की राहत क्या दी, उसके बाद एनडीए शासित राज्यों बिहार, आसाम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश सहित कई देशों ने भी अपने हिस्से के वेट में कमी कर राहत की झड़ी लगा दी। ऐसे में अब कांग्रेस शासित राज्यों पर दबाव बन रहा है। प्रदेश की जनता भी इसको लेकर अपनी राय रख रही है। हाँ सर, यहाँ भी होना चाहिए कम रेट, डीजल पेट्रोल का दोनों का रेट कम होना चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए। हाँ टैक्स कम होना चाहिए। 100% राहत देनी चाहिए। केंद्र गवर्नमेंट ने तो अपना फर्ज पूरा किया है। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी जल्द से जल्द इसमें रेट में कमी लानी चाहिए, वेट में बिल्कुल कमी करनी चाहिए। आसमान छू रहा पेट्रोल का रेट, मजबूरी है गाड़ी चलाना। इधर लोगों की मांग के साथ बीजेपी ने भी अपनी ओर से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि केंद्र ने जब राहत दी है तो राज्य सरकार को भी अपने पक्ष से टैक्स कम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी राहत वेट कम करके पूरे देश के लोगों को दिवाली का तोहफा दिया है। अब बारी राज्य सरकार की है और प्रदेश की सरकार को तत्काल कि कितना उसमें टैक्स कम करेंगे, वेट की राशि कम करेंगे, ये तत्काल घोषणा करनी चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ पेट्रोल डीजल के वेट कम करने के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में अपना रुख साफ कर गेंद फिर से केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। मुख्यमंत्री ने तर्क दिया है कि यूपीए सरकार के समय जितना टैक्स था उतना टैक्स करें, तब राज्य अपनी ओर से कमी के बारे में विचार करेगा। यूपीए सरकार में जो टैक्स है वो 9 रुपये के आसपास था। आज जो टैक्स है वो 27 रुपये और 32 रुपये तक के बढ़ गया है। यदि रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी कहे तो जितना वो वेट उन्होंने तय किया था उससे 1 पैसा हम लोगों ने वृद्धि नहीं की 3 सालों में, वही के वही है। तो एनडीए गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि जो यूपीए सरकार में जितना टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी जिसमें लगती थी, उसी स्तर पे ले आए। पेट्रोल आपके 50 और 60 रुपये में मिलेंगे, तो पहले ले आए उसको। फिलहाल टैक्स को लेकर छिड़ी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सियासी दल राहत की गेंद को एक दूसरे के पाले में डालने में जुट गए हैं। इसके पीछे पेट्रोल से मिलने वाले टैक्स का मोह भी है, वहीं राजनीतिक प्रतिबद्धता भी आड़े आ रही है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दामों में राहत और बढ़े, इसकी संभावना कम है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। उनके ताज़ा बयान से कयास को और भी बल मिल गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि अगर मैनिफेस्टो में किए वादे पूरे न हो पाएं तो नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बयान से एक बार फिर उनके राजनीति में आने की अटकलें लगने लगी हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल होकर पंजाब में सीएम का चेहरा भी बन सकते हैं। हालांकि सोनू सूद पहले कह चुके हैं कि वो राजनीति में नहीं आएंगे।
आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि पंजाब में उनकी पार्टी का सीएम फेस सिख समाज से होगा। सोनू ने कुछ समय पहले केजरीवाल से मुलाकात भी की थी, तभी से उनके राजनीति में आने की सुगबुगाहट है। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारिया सरकारां, बहुत सारे स्टेट्स ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਸ ਆਉਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣ। टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए कि इन्ने टाइम के सारे वादे पूरे किए जाएंगे। इस बार लोगों ने दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई, लेकिन साथ ही उन्होंने चीन को झटका भी दे दिया। एक अनुमान के मुताबिक चीन को करीब 50,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है। वैसे इस दिवाली पर 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री हुई है, लेकिन वोकल फॉर लोकल पर जोर देने के अभियान की वजह से लोगों ने चीनी सामान से दूरी बनाई और चीन को कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा। वैसे ये दावा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया ने किया है। उनका कहना है कि बिक्री के आंकड़े उनके रिसर्च विंग के टेलीफोनिक सर्वे के आधार पर निकाले जाते हैं। उनका यह भी कहना है कि इस साल छोटे कारीगर, कुम्हारों, शिल्पकारों और स्थानीय कलाकारों ने अपने उत्पादों की अच्छी बिक्री की है। हर साल की तरह इस साल भी दीपावली पर जमकर पटाखे फोड़े गए और इससे प्रदेश के प्रमुख शहरों का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ गया। इसको देखते हुए सबसे ज्यादा प्रदूषित सिंगरौली शहर रहा। यहाँ PM 2.5 का स्तर 276 पर पहुंच गया। वहीं ग्वालियर में PM 2.5 का स्तर पहुंचा 260। जबलपुर में यह आंकड़ा 244, इंदौर में 197 रहा। वहीं भोपाल में PM 2.5 का स्तर 244 पर रहा। आमतौर पर AQI या हवा में PM 2.5 का स्तर 200 के ऊपर होना खराब माना जाता है। तमिलनाडु में दिवाली के दिन चलते स्कूटर में बीच सड़क पर एक बड़ा धमाका हुआ। इस घटना में पिता और उसके साथ सफर कर रहे 7 साल के बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पटाखे खरीदकर घर लौट रहे थे। जिस बैग में वो पटाखे ले जा रहे थे उसमें अचानक धमाका हुआ और दोनों की मौत हो गई। वहां लगे एक CCTV में ये घटना कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चलती स्कूटर में सड़क के बीच अचानक बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के बाद स्कूटर के चीथड़े उड़ते नजर आते हैं। आसपास चलने वाले लोग सहम जाते हैं। हालांकि आसपास के लोगों को कोई चोट नहीं आई, लेकिन स्कूटर सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। इन तस्वीरों के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।